हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की। यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप को जो ब्लड ग्रुप का टाइप कौन कौन सा है और उसको डिस्कवर करने वाले कौन थे। जो लैंड स्टीनर थे उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है हम ये कहते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप के 4 टाइप होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। इन चारों टाइप को किस वजह से डिवाइड किया हुआ है? इन चारों टाइप को डिवाइड किया हुआ है आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजेंस प्रेजेंट है उन्हीं के बेसिस पे ये 4 ब्लड ग्रुप्स को बनाया गया है। आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ए ग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं। ए ग्लूटिनोजेंस भी बोला जाता है। ठीक है। जो आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजेंस हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ए और बी। ठीक है। आरबीसी के सरफेस पे 2 तरीके के एंटीबॉडीज सॉरी 2 तरीके के एंटीजेंस यानी ए ग्लूटिनोजेंस प्रेजेंट है और जिसे हम ए और बी एंटीजेंस भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 2 तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं, 2 टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं, है ना। ये एंटीबॉडीज को 2 टाइप की एंटीबॉडीज हैं और ये एंटीबॉडीज हैं ए एंड बी। अच्छा, जैसे एंटीजेंस को हमने ए ग्लूटिनोजेंस बोला है, ऐसे ही एंटीबॉडीज को बोला जाता है ए ग्लूटिनिन। ए ग्लूटिनिन बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप का, एबीओ ब्लड ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है वो सरफेस एंटीजन के बेसिस पे है, एंटीबॉडी के बेसिस पे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आरबीसी के सरफेस पे 2 तरीके के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी, और एंटीजेंस को हम ए ग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं। अब इस एंटीजन के अलावा प्लाज्मा के अंदर 2 टाइप की एंटीबॉडीज हैं, ए एंड बी, और इन एंटीबॉडीज को ए ग्लूटिनिन भी बोला जाता है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रही हूं, क्लासिफिकेशन इस एंटीजन के बेसिस पे है, एंटीबॉडी के बेसिस पे नहीं है। क्लियर है। अब हम इस चार्ट पे आते हैं कि ये चार्ट आखिर कहता है क्या है। मैंने यहां पर कंपाइल किया है। देखो, 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। यहां पर जो ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर उसी तरीके का एंटीजन प्रेजेंट है उसकी आरबीसी पे। यानी अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका नाम ए ब्लड ग्रुप क्यों दिया गया है? क्योंकि उसकी सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। बी ब्लड ग्रुप है तो उसकी सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, इसीलिए उसका नाम बी ब्लड ग्रुप दिया गया है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसकी सरफेस पर ए और बी एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको कंबाइनली ए बी नाम दे दिया गया है। जो बी ओ ब्लड ग्रुप है उसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए यहां पर इसको हमने ओ यानी कि 0 बोल दीजिए आप, लेकिन इसको हमने इंग्लिश का ओ वर्ड दे दिया है, ओ ब्लड ग्रुप दे दिया है। अब हम इस एंटीजन के एस्पेक्ट से हम एंटीबॉडीज को देखते हैं कि आखिर ए ब्लड ग्रुप में, ए ब्लड ग्रुप के जो प्लाज्मा है उसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जो एंटीजन्स हैं वो आरबीसी की सरफेस पे है। ये ध्यान रखिएगा कि जो एंटीजन है वो आरबीसी की सरफेस पर है और जो एंटीबॉडीज है वो प्लाज्मा के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी एंटीबॉडीज हैं हर ब्लड ग्रुप के एस्पेक्ट से। अब हम ये देखें कि अब मैंने ये वाला तो क्लियर कर दिया, आपको समझा दिया कि जो जो ब्लड ग्रुप होगा उसी तरीके का एंटीजन उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों एंटीजन, और ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता। अब एंटीबॉडीज के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो एंटीबॉडीज उल्टी हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं उसके प्लाज्मा में। ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज होती हैं। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती इसके प्लाज्मा में। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज यानी कि दोनों तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है। अब यहां पर जो आपका अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे रिसीव कर सकता है। अब देखो यहाँ पर जो ए ब्लड ग्रुप है, देखो सेम ब्लड ग्रुप सेम से तो रिसीव कर ही सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप ए से तो रिसीव करेगा ही सही, और ओ से भी रिसीव कर सकता है। क्यों?
क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। देखो गौर से अगर आप देखना चाहो तो गौर से इसको देखो कि जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर का काम करता है। जो ओ ब्लड ग्रुप है ना वो यूनिवर्सल डोनर का काम करता है। और यहाँ पर जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप किस किस से ले सकता है? एक तो ए ब्लड ग्रुप से ले सकता है और ओ से ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप, अगर हम बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो बी से ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है। ओ मैंने बोला है कि ये यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो जब बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर हम ओ ब्लड ग्रुप डालेंगे तो जब सरफेस पे ही एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज जनरेट होंगी नहीं उसके अगेंस्ट में, तो वहां पर कोई भी जो है कोलैप्स नहीं होगा ब्लड ग्रुप में। ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम ओ ब्लड ग्रुप का देखें तो ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। और यूनिवर्सल डोनर क्यों है? क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं। ब्लड ग्रुप आपका एबीओ टाइप का है। उसके बाद यहाँ पर जो एंटीजन्स हैं वो कौन सी हैं? ए ग्लूटिनोजेंस हम बोलते हैं एंटीजन्स को, और वो किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? वो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। और आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है दो तरीके के एंटीजन्स जो है वो है ए एंड बी। उसके बाद जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज को शॉर्ट फॉर्म में एबीएस में लिख रही हूँ। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये भी दो टाइप की होती हैं, ए एंड बी। यूनिवर्सल जो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर आपका कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है? अब यहाँ पर हम एक नए तरीके के जो एक और एंटीजेंस है जो कि देखा गया है कि उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है जब हमें या कह सकते हैं कि जब हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं या एक ब्लड ग्रुप से दूसरे ब्लड ग्रुप में हम डाल रहे हैं, दूसरे एक पर्सन का ब्लड दूसरे में डाल रहे हैं, तो फिर हमें एक और फैक्टर है जिसके बारे में देखा गया है कि अगर उसका ध्यान न रखा जाए तो भी कोलैप्स होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आरएच ब्लड ग्रुप है, आरएच एक और जो सरफेस पे एंटीजन देखा गया है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। और आरएच एंटीजन जो होता है वो अगर एक तो सबसे पहली बात कि आरएच एंटीजन एक डोमिनेंट जीन है ना। ये अपन हेरिडिटी फैक्टर में पढ़ेंगे कि डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये डोमिनेंट जीन है और अगर मदर या फादर में से एक भी आरएच पॉजिटिव है तो फिर बच्चा आरएच पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि देखो ये बच्चे का अगर मैं एक सेल बनाऊं तो यहां पर एक क्रोमोसोम मदर से है और एक क्रोमोसोम फादर से है। तो अगर जो मदर अगर आरएच नेगेटिव है, हम मान रहे हैं कि मदर अगर आरएच नेगेटिव है और अगर फादर आरएच पॉजिटिव है और यहाँ पर अगर उसका ये जीन इसमें आ गया है तो ये जो बच्चे के जो सेल होंगे, यानी कि अब ये बच्चा कैसा बनेगा? आरएच पॉजिटिव बच्चा बनेगा। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, ये नाम आरएच नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये एंटीजन ढूंढा गया है, ये एंटीजन रीसस मंकी के अंदर ढूंढा गया। रीसस मंकी पे जब रिसर्च होती थी तो उसकी आरबीसीज में ये जो है देखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमने बता दिया कि ये एक तरीके का एंटीजन है और ये एक डोमिनेंट जीन है जो कि अगर एक भी फैक्टर पे आ जाता है तो यानी कि एक भी क्रोमोसोम पे एक भी एलील पे आ जाता है तो वो आरएच पॉजिटिव हो जाता है, बच्चा आरएच पॉजिटिव होगा। ठीक है, आरएच नेगेटिव होने की संभावना बच्चे की तभी बनती है जबकि दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर, दोनों ही आरएच नेगेटिव हो। इफ बोथ पेरेंट्स आर नेगेटिव देन ओनली द बच्चा विल बी आरएच नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखा गया है कि आरएच नेगेटिव पर्सन को आरएच पॉजिटिव ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक है ना, आरएच नेगेटिव पर्सन को आरएच जो है पॉजिटिव ब्लड बिल्कुल नहीं चढ़ाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि आरएच फैक्टर भी कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखा गया है एक जो है आरएच एंटीजन जो है मदर के केस में ये देखा गया है
कि एक डिजीज को हम एक जो है कंडीशन हम पढ़ते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस क्या है, इसको आप समझिए कि अगर सपोज दैट कि जो मदर है वो मतलब अब हम डिस्कशन कर रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस क्या है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस है कि अगर मदर आरएच नेगेटिव है और जो बच्चा है जो फीटस है यानी कि अभी जो मदर के पेट में ही है वो अगर आरएच पॉजिटिव है ना, वो अगर आरएच पॉजिटिव है तो क्या होता है कि पहली प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर हम बोल रहे हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर सब कुछ ओके चल रहा है, लेकिन क्या हो जाता है कि आप कितना भी उसमें करें, ध्यान रखें, तब भी अगर मदर और फीटस का ब्लड थोड़ा भी ब्लड एक्सपोजर हुआ है ना, इफ स्मॉल एक्सपोजर है ना, इफ स्मॉल एक्सपोजर, तो क्या होगा कि मदर के आरएच नेगेटिव ब्लड में कौन चला जाएगा, फीटस का आरएच पॉजिटिव ब्लड अगर मिक्स हुआ है ना, अगर मदर का आरएच नेगेटिव ब्लड इज मिक्स विद आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, थोड़ा सा भी अगर मिक्सिंग हुई है, जरा सी भी मिक्सिंग हुई है, तो क्या हो जाता है, जरा सी भी अगर मिक्सिंग हुई है तो यहां पर क्या हो जाता है कि मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज बनने लग जाते हैं आरएच के लिए, आरएच के अगेंस्ट में, है ना, मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज बनने लग जाते हैं। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे सेकंड प्रेगनेंसी हुई है मदर की, है ना, सपोज दैट कि सेकंड प्रेगनेंसी हो रही है ना, अब जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी हो रही है तो क्या हुआ कि मदर बेसिकली क्या है, मदर बेसिकली है आरएच नेगेटिव, है ना, इसको मैं यहां आपको समझाती हूँ, है ना, मदर बेसिकली क्या है, हाँ यहां पे मैं आपको, मदर बेसिकली क्या है, आरएच नेगेटिव है। अब सेकंड प्रेगनेंसी हुई है तो क्या होगा कि वो जो एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में बन गए हैं तो वो क्या होंगे, वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रेवल करेंगे और वो फीटस की ब्लड में एंटर कर जाएंगे, सीपीटेस के ब्लड में एंटर कर जाएंगे और फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, मतलब जो एंटीबॉडीज है वो उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगी और जिसकी वजह से जो बच्चा होगा या तो बच्चे के अंदर जॉन्डिस और सीवियर एनीमिक बच्चा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो इस कंडीशन को ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस कहा जाता है। देखिए यहां पर भी मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि यहां पर जो है क्या कह रहा है कि अगर आरएच एंटीजन है जो कि डोमिनेंट जीन है वो रिसस मंकी में ढूंढा गया, 80% ह्यूमंस जो है वो आरएच पॉजिटिव है। यहाँ पर प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में बता रखा है कि अगर मदर आरएच नेगेटिव और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो गया, क्यों, अगर मदर आरएच नेगेटिव है तो बच्चा आरएच पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि फादर है आरएच पॉजिटिव, गॉट इट, क्योंकि जो है मैंने कहा है कि आपको डोमिनेंट जीन है, तो यहाँ पर फर्स्ट डिलीवरी में ब्लड मिक्स हो जाएगा, बहुत अगर स्मॉल ब्लड भी मिक्स हुआ है तो मदर के ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मदर को तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी हो रही है तो ये जो प्लेसेंटल बैरियर है यहां पर क्या हो जाता है कि ये यहाँ पर जो एंटीबॉडीज हैं ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये जो मदर के थे ना, ये एंटीबॉडीज यहाँ पर जो है फीटस के ब्लड को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं और फीटल की आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं और एनीमिया और जॉन्डिस कॉज करते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस। अब इसका भी कोई सोल्यूशन है क्या, बिल्कुल सोल्यूशन है। इसमें जैसे ही मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है इमीडिएटली मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडीज दिए जाते हैं, जैसे ही उसके फर्स्ट डिलीवरी कंप्लीट हुई उसको दिए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी में आरएच एंटीबॉडीज बन ही ना सके, ठीक, मतलब कि आरएच एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे तो बच्चा जो है फिर सेकंड प्रेगनेंसी बहुत इजीली हो जाएगी। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।